नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। अक्सर होता है ना, किताब सामने खुली है पर ध्यान कहीं और ही है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है या बस ख्यालों में खो गए। ये सब पढ़ाई के एक तरह से दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारे पास इसी विषय पर अभिषेक पटेल का लिखा एक लेख है। शीर्षक है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, प्रभावी उपाय। आज हम इसी लेख में जो सुझाव दिए गए हैं उनको जरा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पढ़ाई को एक बोझ जैसा समझने के बजाय एक कामयाब और शायद थोड़ी दिलचस्प प्रक्रिया कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं इस लेख में क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज के छात्रों की ही बात नहीं है ना। कोई भी जो कुछ नया सीखना चाहता है, मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है या अपने काम के लिए कोई नई स्किल सीख रहा है, उसे भी तो फोकस रखने में मुश्किल आती है। आज के समय में तो वैसे भी ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं। फोन की नोटिफिकेशन ले लीजिए या फिर ऑनलाइन इतना कुछ है। तो ऐसे में एकाग्रता बनाए रखना वो सच में एक स्किल बन गया है। और इस लेख में जो उपाय दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल लगते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके पीछे का लॉजिक भी समझें। ठीक है, तो लेख का जो पहला और शायद सबसे अहम सुझाव है वो है लक्ष्य तय करना। साफ कहा गया है कि अगर पता ही नहीं है कि पढ़ना क्यों है तो फिर मन कैसे लगेगा। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है पर कई बार यही क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है। क्यों? हाँ, आप सही कह रहे हैं। लक्ष्य तय करने का मतलब सिर्फ ये कह देना नहीं कि मुझे परीक्षा पास करनी है। इसका मतलब है इसको गहराई से महसूस करना। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि लक्ष्य हमें एक दिशा और मोटिवेशन, ऊर्जा देते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि लक्ष्य सिर्फ बड़े और दूर के ना हो, छोटे भी हों, रोजाना वाले, जिन्हें पूरा किया जा सके। जैसे लेख में भी लिखा है कि आज 2 चैप्टर खत्म करने हैं या मान लीजिए 20 सवाल हल करने हैं। अच्छा। हाँ, इनको प्रोसेस गोल्स कहते हैं। जब हम रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं ना, तो एक फौरन सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। इससे वो क्या कहते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। हाँ, वो खुशी मिलती है छोटी सी। बिल्कुल। बड़े लक्ष्य जरूरी हैं अपनी जगह, लेकिन रोज की प्रेरणा तो इन्हीं छोटे लक्ष्यों से आती है। और इन्हें सिर्फ तय कर लेना काफी नहीं, कहीं लिख लेना या मन में उनकी तस्वीर बनाना वो भी मदद करता है। हाँ, ये छोटे लक्ष्य वाला आइडिया अच्छा है। जैसे बड़ा पहाड़ है पर हम छोटे छोटे कदम लेकर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए। अब इसके बाद लेख जोर देता है सही माहौल बनाने पर। कहा गया है कि शांत, साफ सुथरी जगह हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, भटकाने वाली चीजें कम हो, टेबल पर सिर्फ जरूरत का सामान हो। मैंने खुद महसूस किया ये। अगर स्टडी टेबल पर दुनिया भर की चीजें पड़ी हों तो ध्यान भी उन्हीं में उलझ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, वो हमारी मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। एक व्यवस्थित साफ जगह हमारे दिमाग को एक तरह से सिग्नल देती है कि भाई अब फोकस करने का टाइम है, ये काम करने की जगह है। जब चीजें बिखरी होती हैं तो हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा महसूस करता है। इससे कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। अच्छा। और ये सिर्फ फिजिकल चीजों की बात नहीं है, आजकल तो डिजिटल माहौल भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये तो है। पढ़ाई के टाइम फोन साइलेंट पर रखना या नोटिफिकेशन बंद करना, ये सब भी माहौल बनाने का ही हिस्सा है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि पढ़ाई की जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल हो, ताकि आपका मन उस जगह को फोकस के साथ जोड़ ले। डिजिटल माहौल वाला पॉइंट तो आज के जमाने में बहुत ही अहम है। चलिए अब तीसरे कदम पर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। लेख कहता है कि लगातार घंटों पढ़ते रहना ठीक नहीं है, शायद असरदार भी नहीं होता है। बेहतर है कि पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे 40-50 मिनट पढ़ाई, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। और साथ ही एक टाइम टेबल बनाने की भी सलाह दी गई है। लेकिन अक्सर टाइम टेबल बनते तो हैं पर उन पर टिके रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? टाइम टेबल पर टिके रहना वाकई एक चुनौती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो लिमिटेड होती है। यहीं पर वो छोटे सेशन और ब्रेक वाली टेक्निक काम आती है, जिसे अक्सर पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। हालांकि लेख में शायद नाम ना दिया हो। हमारा दिमाग ना बहुत तेज फोकस में थोड़े ही समय तक रह सकता है, तो छोटे फोकस्ड सेशन में काम करना ज्यादा असरदार होता है। और ब्रेक का मतलब सिर्फ पढ़ाई रोकना नहीं है, उस ब्रेक में आप क्या करते हैं ये भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक में आप फौरन फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो दिमाग को वो असली वाला आराम नहीं मिलता। सही बात। बेहतर है उठकर थोड़ा चल फिर लें, पानी पिएं या बस आंखें बंद करके 2 मिनट बैठ जाएं।
और जहाँ तक टाइम टेबल पर टिके रहने की बात है तो शुरू में थोड़ा लचीलापन रखें, फ्लेक्सिबल रहें। अगर कभी पालन ना हो पाए तो निराश होने की बजाय अगले सेशन से फिर कोशिश करें। डिसिप्लिन धीरे धीरे ही बनता है। टाइम टेबल का एक और फायदा ये है कि ये डिसीजन फटीग कम करता है। मतलब आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या पढ़ना है। ब्रेक की क्वालिटी पर ध्यान देना और टाइम टेबल को लेकर थोड़ी नरमी बरतना, ये काम की बातें हैं। ठीक है। चौथा कदम है पढ़ाई को रोचक बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। लेख में कहा गया है कि सिर्फ रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना चाहिए। और इसे मजेदार बनाने के लिए माइंड मैप्स, चार्ट्स, रंगीन नोट्स बनाना, ग्रुप स्टडी करना, और एक और चीज, किसी और को पढ़ाकर देखना। ये तरीका मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। इससे अपनी समझ कैसे बेहतर होती है। हाँ, ये जितने भी तरीके हैं ये सब एक्टिव लर्निंग कहलाते हैं, मतलब सक्रिय रूप से सीखना। जब हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो अक्सर हम पैसिव मोड में होते हैं, जानकारी बस ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम माइंड मैप बनाते हैं या अपने शब्दों में नोट्स लिखते हैं या ग्रुप में उस पर बात करते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करता है, उसके साथ जुड़ता है। अच्छा। और किसी और को पढ़ाना, जिसे प्रोटेजी इफेक्ट भी कहते हैं, वो शायद सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी और को कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से क्लियर करना पड़ता है। आपको आसान शब्द ढूंढने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि सामने वाला क्या सवाल पूछ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको खुद पता चल जाता है कि आपकी अपनी समझ कहाँ पर कमजोर है। अरे वाह! हाँ, ये आपकी जानकारी में जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उन्हें पहचानने का सबसे तेज तरीका है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर सब्जेक्ट के लिए हर तरीका शायद उतना इफेक्टिव ना हो, तो थोड़ा प्रयोग करके देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब दूसरों को सिखाना असल में खुद को सिखाना है। ये तो वाकई कारगर लग रहा है। अब आते हैं 5वें बिंदु पर, तन और मन का स्वास्थ्य, हेल्थ। लेख इस बात पर काफी जोर देता है कि पढ़ाई सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, शरीर का साथ भी जरूरी है। जैसे पूरी नींद लेना, अच्छा खाना खाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना और ध्यान या गहरी सांस लेना। ये सब कई बार लगता है कि ये सब बातें तो ठीक हैं, पर क्या इनसे पढ़ाई पर वाकई जल्दी कोई फर्क पड़ता है या ये लंबे समय की बातें हैं? फर्क पड़ता है, और कई मामलों में जल्दी महसूस भी हो सकता है। जैसे एक रात अगर नींद पूरी न हो तो अगले दिन फोकस करना कितना मुश्किल होता है, ये तो हम सब ने महसूस किया होगा। हाँ, वो तो है। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को कंसोलिडेट करता है, मतलब पक्का करता है। अगर नींद पूरी न हो तो ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता। इसी तरह हमारा दिमाग शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% इस्तेमाल करता है। अगर हम पौष्टिक खाना नहीं खाते, खासकर जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, विटामिन्स हों, तो दिमाग को सही ईंधन ही नहीं मिलता। हल्की फुल्की कसरत जैसे 20-30 मिनट टहलना भी दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाती है। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व बेहतर पहुंचते हैं। और ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी टेक्निक्स स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करती हैं, जिससे हमारी एकाग्रता और याददाश्त पर सीधा अच्छा असर पड़ता है। इन्हें रोज की आदत में शामिल करने से धीरे धीरे बड़ा फर्क नजर आता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। यानी इनका सीधा कनेक्शन है हमारी दिमागी क्षमता से। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं लेख के आखिरी 6ठे कदम पर, प्रेरणा बनाए रखना, मोटिवेशन। पढ़ाई एक लंबी दौड़ जैसी हो सकती है और बीच बीच में जोश कम होना तो स्वाभाविक है। लेख सुझाव देता है कि अपने लक्ष्य याद रखो, सफल लोगों से प्रेरणा लो और छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को इनाम दो। लेकिन जब मोटिवेशन एकदम खत्म सा लगे तब क्या करें? ऐसे दिन भी तो आते हैं जब कुछ करने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल आते हैं, और ये मानना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। यहीं पर वो आंतरिक और बाहरी प्रेरणा का बैलेंस काम आता है। आंतरिक प्रेरणा मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो है जो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने से या कुछ नया सीखने की खुशी से मिलती है। और बाहरी प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक, वो नतीजों या इनाम से जुड़ी होती है, जैसे अच्छे मार्क्स लाना या कोई प्राइज जीतना। अच्छा, शुरू ही क्यों की थी, वो बड़ा लक्ष्य क्या था? सफल लोगों की कहानियां सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो हमें ये भी याद दिलाती हैं कि सफलता के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, पर उनसे पार पाया जा सकता है। और छोटी अचीवमेंट्स पर खुद को इनाम देना, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो बहुत कारगर है।
जैसे एक मुश्किल चैप्टर पूरा करने पर खुद को 15 मिनट का म्यूजिक ब्रेक दे दिया या अपनी पसंद की कॉफी पी ली। लेकिन हाँ, जब मोटिवेशन बिल्कुल ही कम हो तो कभी-कभी सबसे अच्छा होता है सिर्फ शुरुआत करना। खुद से कहें कि मैं बस 15 मिनट पढ़ूंगी। अक्सर होता ये है कि एक बार शुरू करने के बाद लय बन जाती है, और अगर फिर भी मन न लगे तो शायद एक ब्रेक लेना या किसी दोस्त से बात करना बेहतर हो। खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करना भी कई बार उल्टा पड़ जाता है। तो बस शुरुआत करना और खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है, ये अच्छी बात है। चलिए, तो हमने अभिषेक पटेल के लेख के आधार पर पढ़ाई में मन लगाने के 6 मुख्य पहलुओं पर बात की। साफ लक्ष्य हो, छोटे और बड़े, सही माहौल हो, फिजिकल और डिजिटल, समय का मैनेजमेंट हो, सेशन और ब्रेक के साथ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाए एक्टिव लर्निंग से, तन मन का स्वास्थ्य अच्छा हो और प्रेरणा बनी रहे, अंदरूनी और बाहरी। लेख का सार भी यही लगता है कि लक्ष्य, अनुशासन और एक पॉजिटिव सोच ये सबसे जरूरी है। अगर इरादा साफ हो, तरीके सही हो और नजरिया सकारात्मक हो तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक सार्थक यात्रा बन सकती है। निश्चित रूप से ये सारे सिद्धांत बहुत काम के हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। जानना एक बात है, करना दूसरी। और सबसे बड़ी चुनौती होती है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार इन आदतों को बनाए रखना। छोटे छोटे कदम उठाना और धीरे धीरे सुधार करना, वो अक्सर एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार होता है। हाँ, ये तो है। या अपना सकते हैं, या शायद ये भी सोचें, पढ़ाई के अलावा जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जहां लक्ष्य तय करने, माहौल बनाने, समय साधने, प्रोसेस को रोचक बनाने, सेहत का ध्यान रखने और प्रेरणा जगाने के ये सिद्धांत आपकी मदद कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल, सोचने पर मजबूर करते हैं ये। उम्मीद है कि आज की ये जो चर्चा है उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगी जो कुछ सीख रहे हैं या अपनी एकाग्रता को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करें, माहौल बनाएं, समय का समझदारी से इस्तेमाल करें, सीखने के नए तरीके आजमाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी प्रेरणा की आग जलाए रखें। इसी सोच के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।